जी बच्चों जरा आए, अब हम सपोर्ट एंड मूवमेंट को स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा याद रखना सपोर्ट एंड मूवमेंट में ना बेसिकली आप जो जिस टिश्यू की बात कर रहे होते हैं वो होता है कनेक्टिव टिश्यू, है ना। हम घूम घुमा के हमेशा बात किसी कर रहे होंगे कनेक्टिव टिश्यू की, चाहे वो बोन हो बच्चों, चाहे वो कार्टिलेज हो, चाहे चाहे वो टेंडन हो, चाहे वो लिगामेंट हो, या चाहे वो ब्लड हो। बेटा ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं। चलो आओ मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कनेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा जी, ये कौन कौन से हैं, ये कौन कौन से हैं, इनके अंदर क्या क्या चीज शामिल है, तो आप देख लो बेटा। सबसे पहले आपके पास आती है बोन, सबसे पहले बच्चों आपके पास आती है बोन। उसके बाद आपके पास आती है कार्टिलेज, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आता है क्या, टेंडन, टेंडन। उसके बाद आपके पास आ रहा होता है क्या, लिगामेंट, लिगामेंट। उसके बाद आपके पास आ रहा होता है एडिपोस टिश्यू, एडिपोस टिश्यू। और सबसे आखिर में आपके पास ना ब्लड आ रहा होता है, खून आ रहा होता है। आओ जरा सुन लो, जरा सुन लो। कोई मुझे बताएगा कि सबसे ज्यादा हार्ड कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होगा? क्या कोई मुझे बताएगा कि सबसे ज्यादा हार्ड कनेक्टिव टिश्यू बॉडी में कौन सा है? जल्दी बताओ। बिल्कुल ठीक कहा सब बच्चों ने कि भाई बोन हमारे पास हार्डेस्ट हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। बोन इज दी हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द बॉडी। और कोई मुझे बताएगा कि सबसे ज्यादा सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है? क्या कोई मुझे बताएगा कि सबसे ज्यादा सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास कौन सा है? तो बिल्कुल ठीक बताया किसने, नूर ने बताया। नूर कह रही है सर ब्लड इज द मोस्ट सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा आप सब जानते हैं भाई टेंडन क्या होता है? टेंडन क्या होता है? जो मसल को बोन के साथ मिला रहा होता है, ठीक है। लिगामेंट क्या होता है? बेटा अजान की बात करते हैं। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि भाई ब्लड हमारे पास क्या है, ब्लड हमारे पास सबसे ज्यादा सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। हमें कह रहा था कि टेंडन क्या होता है, आप सब जानते हैं कि जो मसल को बोन के साथ मिलाता है, ठीक है। लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट वो होता है जो जो बोन को बोन के साथ मिला रहा होता है। अच्छा अब ये एडिपोस टिश्यू क्या है? आप सबने पढ़ा होगा, आप सबने पढ़ा होगा चैप्टर 1 सेकेंड ईयर में, जो कि हीट फॉर्मेशन कर रहा था, याद है ना आप सबको? हीट बना रहा था ब्राउन फैट से और हीट जनरेट कर रहा था, ठीक है। अच्छा जी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा अब एक बात जरा गौर से देखो, एक बात जरा गौर से देखो। आपने एक लफ्ज पढ़ा होगा कोलेजन, आपने एक लफ्ज पढ़ा होगा कोलेजन। क्या होता है ये बच्चों, ये कोलेजन क्या होता है? व्हाट डू यू नो अबाउट कोलेजन? क्या होता है ये, इसका क्या ताल्लुक है, इसका ताल्लुक क्या है कनेक्टिव टिश्यू? जरा आओ देखो, आओ देखो अपना एक कॉन्सेप्ट ना यहाँ पर क्लियर कर लो। भाई फर्ज करो ये रहा आपके पास कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये रहा आपके पास एक अदद कनेक्टिव टिश्यू। याद रखो कोलेजन ना, कोलेजन इसके ऊपर कुछ इस तरह अटैच होता है, ये देखो। दीस आर कोलेजन, दीस आर कोलेजन, दीस आर कोलेजन। तो अपना अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रेट रखो भाई। ये रहा कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर अटैच हुआ हुआ होता है क्या, कोलेजन, ठीक है। कोलेजन अटैच हुआ हुआ होता है कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर, ऐसा ही है ना बच्चों। और इसी के बेस पर हम बोन को और कार्टिलेज को अलग कर रहे होते हैं, इसी के बेस पर हम बोन को और कार्टिलेज को अलग कर रहे होते हैं। कैसे? हम कहते हैं कि भाई एक के पास कोलेजन फाइबर 1 है और एक के पास 2 है, एक के पास 2 है, हम ऐसी बात कर रहे होते हैं। अच्छा जी, आओ जरा हम आओ जरा हम अब बात स्टार्ट करते हैं रिगार्डिंग बोन। हम बोन के हवाले से हम बोन के हवाले से बात स्टार्ट करते हैं। अच्छा आप सब जानते हैं कि भाई बोन के पास 3 तरह के सेल्स हैं, ठीक है। बोन के पास 3 तरह के सेल्स हैं। पहले जरा सुन लें कि भाई बोन को हम क्या बोल रहे होते हैं, हम बोन को ऑस्टियो बोल रहे होते हैं, हम बोन को ना ऑस्टियो बोल रहे होते हैं। अब अगर मैं पूछ लूं कि भाई बोन से मुंसलिक स्टडी को क्या बोलोगे, आप बताएंगे भाई ऑस्टियोलॉजी बोलेंगे, है ना। क्योंकि हम ऑस्टियो किसको बोल रहे हैं, हम ऑस्टियो बोन को बोल रहे हैं, हम ऑस्टियो बोन को बोल रहे हैं। अब जरा देखो, बोन के पास ना, बोन के पास बच्चों 3 तरह के सेल्स हैं। कौन से पहले होंगे बच्चों ऑस्टियोब्लास्ट, पहले होंगे ऑस्टियोब्लास्ट। दूसरे होंगे दूसरे होंगे ऑस्टियोसाइट। और सबसे आखिर में होंगे ऑस्टियोब्लास्ट। अच्छा आप सब जानते हैं कि भाई इनके अंदर
इनके अंदर ना, इनके अंदर ऑस्टियोब्लास्ट कौन से हैं? बोन फॉर्मिंग सेल, बोन को बना रहे हैं, बोन को बना रहे हैं, ठीक है। और ऑस्टियोसाइड हम बोलते हैं कि भाई ये मैच्योर सेल है, ये बोन का ना मैच्योर सेल है। और ऑस्टियोक्लास्ट हम बोलते हैं कि भाई ये बोन का डिसॉल्विंग सेल है, डिसॉल्विंग सेल है, बोन को खा रहा है, बोन को खा रहा है। अच्छा पीएमसी पता है यहाँ पर तुम्हें कंफ्यूज कैसे करेगी? ये तो बड़ा आसान सा क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट है कि भाई ऑस्टियोब्लास्ट क्या कर रहा है? बोन को बना रहा है। ऑस्टियोसाइट क्या कर रहा है? वो मैच्योर सेल है बोन का। ऑस्टियोक्लास्ट क्या कर रहा है? बोन को खा रहा है। लेकिन पीएमसी तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए पूछेगी कि इनमें से कौन सा यूनी न्यूक्लिएटेड है और कौन सा मल्टी है। वो तुम कैसे याद रखोगे? तो आओ जरा देखो। भाई ये रहा आपके पास एक ऑस्टियोब्लास्ट, ये रहा आपके पास एक ऑस्टियोब्लास्ट, और इसके पास सिर्फ एक न्यूक्लियस है, इसके पास ना सिर्फ एक न्यूक्लियस है, यानी कि ये यूनी न्यूक्लिएटेड है। अगर मैं बात करूं ऑस्टियोसाइट की तो वो कुछ इस तरह का होता है, वो कुछ बच्चों इस तरह का होता है, इस तरह का होता है। और अगेन इसके पास भी ना एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट होता है तो गोल ही है, लेकिन इसके पास ना, इसके पास न्यूक्लियस होते हैं बहुत सारे। ये देखो, इसके पास बच्चों न्यूक्लियस होते हैं बहुत सारे। कितने होंगे? कितने होंगे? देखो इसके एक सेल में, इसके एक सेल में 3 से 5 न्यूक्लियस होंगे। इसके एक सेल में, एक सेल में 3 से 5 न्यूक्लियस होंगे, ठीक है। अच्छा इसको तुम याद कैसे रखोगे? इसको तुम याद कैसे रखोगे? देखो अगर तुम्हें ये पता है ना, अगर तुम्हें ये पता है कि भाई ऑस्टियोब्लास्ट बना रहे हैं, ऑस्टियोक्लास्ट खा रहे हैं, तो देखो बेटा बनाने में ना, कोई चीज बनाने में, अपना फ्यूचर बनाने में सिर्फ तुम्हारा हाथ होगा, सिर्फ तुम्हारा हाथ होगा, तुम अकेले होगे। ऑस्टियोब्लास्ट में एक अकेला न्यूक्लियस है जो बना रहा है, लेकिन क्रेडिट लेने के लिए, खाने के लिए और तुम्हारे लिए ताली बजाने के लिए बहुत लोग आते हैं, है ना, कि देखो हमने कराया है, देखो हमारी वजह से हुआ है। तो क्रेडिट लेने बहुत लोग आएंगे, खाने बहुत लोग आएंगे। तो ऑस्टियोक्लास्ट क्या है? खाने आ रहा है, खाने आ रहा है, बहुत लोग हैं, 3 से 5 है, ठीक है, 3 से 5 न्यूक्लियस है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि तुम्हें अभी कॉन्सेप्ट याद रहेगा, उम्मीद है कि तुम्हें अभी कॉन्सेप्ट याद रहेगा। ओके जी, आगे चलते हैं। भाई फर्ज करो, फर्ज करो मैं तुम्हारे सामने एक बोन ड्रॉ कर रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ कि भाई ये एक अदद बोन है, ये ना, ये एक अदद बोन है, ठीक है, ये एक बोन है, ये एक बोन है। अब याद रखो बोन के हम दो हिस्से करते हैं, हम बोन के दो हिस्से करते हैं कैसे? देखो ये जो टर्मिनल पार्ट है ना, ये जो टर्मिनल पार्ट है जो बोन के एंड के पास है, जो बोन के एंड पर है, जिससे हम टर्मिनल पार्ट कह रहे हैं, ये होता है बेटा एपी, एपीफाइसिस, ये एपीफाइसियल पार्ट। एपीफाइसिस बोलो या एपीफाइसियल पार्ट बोल लो, ठीक है। मैंने कहा बोन के टर्मिनल पार्ट कौन से हैं? एपीफाइसियल पार्ट है कौन? बोन के टर्मिनल पार्ट। अच्छा अब बोन का मिडल हिस्सा, ये बोन का बीच वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा, बोन का बीच वाला हिस्सा, इसे आप पता है क्या बोलते हैं? इसे आप बोलते हैं डायफाइसिस। क्या बोलते हैं आप? डायफाइसिस, ठीक है। अच्छा एपीफाइसिस क्या है? एपीफाइसिस क्या है? बोन का एंड वाला हिस्सा, बोन का टर्मिनल वाला हिस्सा। तो लिख लो यहाँ पर, लिख लो। मैंने कहा एपीफाइसिस क्या है? टर्मिनल पार्ट है ना, या एंड प्लेट बोलो, एंड पार्ट बोलो, टर्मिनल पार्ट बोलो, एक ही बात है, बोन का आखिरी वाला हिस्सा। और डायफिसिस क्या है बेटा? ये बोन का मिड वाला हिस्सा, मिडिल पार्ट ऑफ द बोन, ठीक है। अच्छा एक बात और देख लो, एक बात और देख लो कि भाई बोन के ऊपर ना, बोन के ऊपर कुछ कवरिंग होती है, ये देखो, बोन के ऊपर कुछ इस तरह की, कुछ इस तरह की ना कवरिंग होती है। और उस कवरिंग को आप पता है क्या नाम देते हैं? उस कवरिंग को आप नाम देते हैं पेरियोस्टियम, पेरियोस्टियम आप उस कवरिंग का नाम देते हैं। अच्छा अगर मैं कह दूं, अगर मैं कह दूं कि भाई आप कार्टिलेज की कवरिंग को क्या बोलेंगे, जरा मुझे बताओ। कार्टिलेज की कवरिंग को आप बोले होंगे पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है। अच्छा जी आगे चलते हैं। क्या यहाँ तक सब बच्चे मेरे साथ हैं, हाँ या ना? क्या यहाँ तक सब बच्चे मेरे साथ हैं, हाँ या ना? जल्दी बताओ, क्या यहाँ तक सब बच्चे मेरे साथ हैं? आपने मैसेज करना है को होस्ट पर। सब बच्चे मेरे साथ हैं? ओके जी, सब बच्चे मेरे साथ हैं, ठीक है जी। अच्छा बच्चों आपने, अच्छा आपने एक बात और पढ़ी होगी, क्या हम कहते हैं कि भाई ये कॉम्पैक्ट बोन क्या है, स्पंजी बोन क्या है? बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे होते हैं, आओ देख लो। भाई मैं यहाँ पर ना अगेन एक बोन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैंने अगेन एक बोन ड्रॉ कर दी, ड्रॉ कर दी। अच्छा अब की बार ना, अब की बार मैं इसके आखिरी वाले पार्ट को खोल रहा हूँ, मैंने इसके आखिरी वाले पार्ट को ओपन कर दिया, ठीक है, ये मैंने ओपन कर दिया, ओपन कर दिया। और इसके अंदर ना कुछ ऐसे देखो, ये ब्लड वेसल्स है, कुछ
ऐसी चीज है, ठीक है। इसको मैंने ओपन कर दिया, इसको मैंने ओपन कर दिया। अब कॉम्पैक्ट पार्ट क्या है बोन का? देखो ये रहा बोन के अंदरूनी हिस्सा ना, ये देखो ये बोन के अंदर वाला हिस्सा जो है ना, जो बोन के अंदर वाला हिस्सा है, हम इसे बोलते हैं दिस इज कॉम्पैक्ट बोन। दिस इज कॉम्पैक्ट बोन। दिस इज कॉम्पैक्ट बोन और हार्ड बोन, और हार्ड बोन, ठीक है। अच्छा याद रखो, याद रखो इस हिस्से के पास, क्योंकि ये हार्ड है ना, क्योंकि ये हार्ड है, इसके पास कोई भी ब्लड वेसल नहीं होती। नो ब्लड वेसल, नो ब्लड वेसल। कॉम्पैक्ट बोन के पास कोई ब्लड वेसल नहीं होती। और कॉम्पैक्ट बोन हार्ड कैसे हो रही है? याद करो, तुमने क्लास 8 में पढ़ा था ऑसिफिकेशन, याद है? व्हाट वाज ऑसिफिकेशन? क्या थी? हमने कहा था कि भाई बोन का स्ट्रांग होना। बोन का स्ट्रांग होना, कैसे स्ट्रांग होना? कैसे स्ट्रांग होना? कैल्शियम के बोन के अंदर जमा होने से बोन स्ट्रांग हो रही थी। और तुमने एक और बीमारी पढ़ी है, तुमने एक और बीमारी पढ़ी है, ऑस्टियोपोरोसिस। क्या थी वो? क्या थी वो? बोन का बहुत ज्यादा वीक हो जाना। और बोन बहुत ज्यादा वीक कैसे हो रही है? कैल्शियम की डेफिशिएंसी से हो रही है ना। बोन बहुत ज्यादा वीक कैसे हो रही है? कैल्शियम की डेफिशिएंसी से हो रही है। अगर मैं कॉम्पैक्ट बोन को, अगर मैं कॉम्पैक्ट बोन को बोला हूं कि ये हार्ड बोन है, मजबूत बोन है, तो जरा मुझे बताओ इसके अंदर क्या होगा? जरा मुझे बताओ इसके अंदर क्या होगा? किससे मिलकर बना होगा ये? खुद बताओ, जल्दी बताओ। बिल्कुल ठीक कहा तमाम बच्चों ने कि भाई ये कैल्शियम से मिलकर बना है और ये फास्फोरस से मिलकर बना है, ठीक है। कैल्शियम से और फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना होता है, जिसकी वजह से ये हार्ड है, जिसकी वजह से ये मजबूत है, ठीक है। अच्छा अब फूला हुआ पार्ट, अब जो फूला हुआ पार्ट है, जो जिसको मैं कह रहा हूँ कि भाई ये स्पंजी बोन है, ये क्या है? ये स्पंजी बोन है। देखो ये रहा, ये वाला जो हिस्सा है ना, जो फूला हुआ है, जो फूला हुआ है, जो इतना मजबूत नहीं है, जो इतना मजबूत नहीं है, उसे मैं कहता हूँ दिस इज स्पंजी बोन। दिस इज स्पंजी बोन। स्पंजी बोन बोल लो, कनेक्टिव बोन बोल लो, या फिर सॉफ्ट बोन बोल लो, सॉफ्ट बोन बोल लो, या फिर बच्चों कैल्सिलियस बोन बोल लो। एक ही बात है, एक ही बात है, ये सारे इसी के नाम है। अच्छा अब मैंने चूंकि इसके अंदर रेड रेड ब्लड वेसल ड्रॉ की हैं, इसका मतलब इसके पास ना, इसके पास ब्लड वेसल्स, इसके पास ना ब्लड वेसल्स होंगी, ठीक है। इसके पास बच्चों ब्लड वेसल्स होंगी, और इसके पास साथ साथ कोलेजन, कोलेजन 2 भी होगा। ये किससे मिलके बना है? ये कोलेजन 2 से मिलके बना है, ठीक है। हम जरा अपने पूरे कॉन्सेप्ट को एक मर्तबा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैंने कहा कॉम्पैक्ट बोन है, कॉम्पैक्ट बोन किससे मिलके बनी है? कैल्शियम से मिलके बनी है, क्योंकि ये हार्ड है ना, क्योंकि ये हार्ड है। कॉम्पैक्ट बोन के पास कोई ब्लड वेसल नहीं है। स्पंजी बोन की बात की, मैंने कहा स्पंजी बोन के पास ब्लड वेसल भी है, ये सॉफ्ट भी है, और ये किससे मिलके बनी है? कोलेजिन 2 से मिलके बनी है, कोलेजिन 2 से मिलके बनी है, ठीक है। अच्छा जी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ओके जी, अब हमें बात करनी है बच्चों कार्टिलेज की। अब हमें बात करनी है किसकी? कार्टिलेज की, ठीक है। हम कार्टिलेज की अब बात शुरू कर रहे हैं। भाई ये कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज क्या होता है भाई? बहुत ही फ्लेक्सिबल चीज है ना, बहुत ही लूज चीज है ना। कोई हार्ड तो नहीं है ना, सॉफ्ट है बहुत ज्यादा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि भाई कार्टिलेज क्या? इट इज लूजली, लूजली अटैच्ड, और किससे मिलके बना है? कोलेजन, कोलेजन टाइप 1, लूजली अटैच्ड कोलेजन टाइप 1। कार्टिलेज क्या है? बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है, लूजली अटैच्ड है। किससे मिलके बना है? कोलेजन टाइप 1 से मिलके बना है, ठीक है। अच्छा एक बात और याद रखना, एक बात और याद रखना कि भाई कार्टिलेज के पास ना, कार्टिलेज के पास ब्लड सप्लाई नहीं है, कार्टिलेज के पास ब्लड वेसल नहीं है, कार्टिलेज के पास ब्लड वेसल हरगिज नहीं है। फिर इसके पास क्या है? फिर इसके पास क्या है? तो याद रखो, सर आपका सवाल पता बनता है, आपका सवाल ये बनता है कि सर आपने कहा कि कार्टिलेज के पास अगर ब्लड वेसल नहीं है, तो कार्टिलेज के अंदर आइंस कैसे जाते हैं? कार्टिलेज के पास सर पे मूवमेंट कैसे होती है? तो याद रखो कार्टिलेज की मूवमेंट हो रही होती है सिंपल डिफ्यूजन से। किससे होती है बच्चों? सिंपल डिफ्यूजन से कार्टिलेज की मूवमेंट कॉज हो रही होती है। डिफ्यूजन के थ्रू कार्टिलेज के अंदर मूवमेंट हो रही होती है। अच्छा अब कार्टिलेज में चूंकि ब्लड वेसल नहीं है ना, इसीलिए हम इसे बोलते हैं इट इज ए वेस्कुलर। इट इज ए वेस्कुलर। ये पता ही एमसीक्यू पीएमसी में आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेस्कुलर, तो उसमें ऑप्शन में आपने कार्टिलेज लगा कर आना है। कार्टिलेज इज ए वेस्कुलर बिकॉज
बिकॉज उसके पास कोई भी ब्लड वेसल हरगिज नहीं है। अच्छा, अब कार्टिलेज के आप सेल को क्या बोलते हैं? जैसे कि आप बोन के सेल को बोल रहे थे ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, कार्टिलेज के पास एक ही तरह का सेल है। कार्टिलेज के पास ना एक ही तरह का सेल है जिसका नाम है कॉन्ड्रोसाइट। बच्चों क्या नाम है? कॉन्ड्रोसाइट इसके सेल का नाम है। और इसकी कवरिंग याद रखो, इसकी कवरिंग को मैंने कहा था इट इज पेरिकॉन्ड्रियम। इट इज पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा से कुछ पॉइंट्स नोट कर लो। कुछ पॉइंट्स देखो, चूंकि देखो बच्चों, चूंकि कार्टिलेज के पास कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, इसका मतलब इसके पास कोई मिनरल डिपोजिशन भी नहीं होगी, है ना, इसके पास कोई मिनरल्स भी नहीं होंगे। अच्छा, चूंकि ब्लड सप्लाई नहीं है तो इसकी रीशेपिंग भी नहीं हो रही होगी, इसकी बच्चों रीशेपिंग भी नहीं हो रही होगी, ठीक है। अच्छा याद रखो, अगर फर्ज करो ये कार्टिलेज है, मिसाल दे रहा हूं ये एक कार्टिलेज है। तो इसके अंदर ना बच्चों, इसके अंदर कुछ हॉलो कैविटीज हैं, यही वजह है कि इसको मोड़ना आसान है। यही वजह है कि बच्चों इसको मोड़ना आसान है ना, फ्लेक्सिबल है ये। अच्छा, इन हॉलो कैविटीज को हम नाम दे रहे होते हैं ल्यूसिनाई, ठीक है। इन हॉलो कैविटीज का नाम बच्चों पता है क्या होता है? ल्यूसिनाई होता है, ये बात याद रखना। अच्छा, कार्टिलेज के हवाले से आपने कार्टिलेज की 3 टाइप्स पढ़ी हैं। कौन कौन सी हमने पढ़ा है? हेयालिन, हेयालिन कार्टिलेज, हेयालिन कार्टिलेज पहली। दूसरी कौन सी है बच्चों? इलास्टिक, इलास्टिक कार्टिलेज। और तीसरी कौन सी है? फिब्रो कार्टिलेज, फिब्रो कार्टिलेज। अच्छा, आपने नाम तो याद रखने हैं, लेकिन आपने साथ साथ ये बातें लाजमी याद रखनी है कि भाई हेलिन कार्टिलेज कहाँ पर है, इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ पर है, फिब्रो कार्टिलेज कहाँ पर है। पीएमसी आपको यहाँ पर पूछेगी, पीएमसी आपको यहाँ पर फंसाएगी, ठीक है। अब याद रखो भाई, हेलिन कार्टिलेज मूविएबल बोन्स में होती है, या फिर हम कहते हैं कि भाई ये बोन के आखिर में होती है, या फिर हम ये कहते हैं कि भाई ये बोन के आखिर में होती है। अच्छा, हमारी नाक का ना, हमारी जो नोज है, हमारी नोज के पास क्या है? हियालिन कार्टिलेज है। हमारे जो लैरिंग्स हैं हमारे जो लारिंग्स हैं वहां पर क्या है बेटा? वहां पर भी हियालिन कार्टिलेज है। हमारा जो ट्रैकिया है ना, हमारा जो ट्रैकिया है वहां पर भी क्या है? वहां पर भी बच्चों हियालिन कार्टिलेज है। यानी कि अगर वो तुमसे पूछ ले कि भाई इनमें से रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर कौन सी कार्टिलेज ज्यादा है, तुम बोलो कि रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर हियालिन कार्टिलेज है। क्यों? क्योंकि देखो, नोज के अंदर भी है, लारिंग्स के अंदर भी आ रही है, और ट्राइकिया के अंदर भी आ रही है। अच्छा, अब इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ पर है बेटा? हम कहते हैं ये हमारे पास एयर पिन्नाई के अंदर होती है, हमारे कान का बिल्कुल आखिरी हिस्सा जो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। उसके पास कौन सी कार्टिलेज है? इलास्टिक कार्टिलेज। और एक और बात, ये पॉइंट ऐसा है कि जहां पर तुम्हें पीएमसी फंसाएगी, ये है वो पॉइंट, क्या? एपिग्लॉटिस। याद रखना, एपिग्लॉटिस के पास हियालिन कार्टिलेज नहीं बल्कि इलास्टिक कार्टिलेज है। ये बहुत अहम पॉइंट है, ये बहुत अहम एक्सेप्शन है जो पीएमसी पूछ सकती है। देखो ई आ रहा है ना, ई, इसको तुम याद रखो, ई से एपिग्लॉटिस भी ई से आ रहा है, इलास्टिक भी ई से आ रहा है। तो एपिग्लॉटिस के पास इलास्टिक कार्टिलेज है, ये बात याद रखना। अच्छा, फिब्रो कार्टिलेज ना इतनी ज्यादा मूवमेंट अलाउ नहीं करती, तो इसीलिए ये वर्टिब्रल डिस्क के अंदर होती है, ठीक है, वर्टिब्रल डिस्क के अंदर होती है। अच्छा, इसी हमारी पूरी बात से एक और एमसीक्यू निकलता है, क्या? देखो, पीएमसी कहती है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कार्टिलेज एंड बोन। एक एमसीक्यू आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कार्टिलेज एंड बोन, और उसमें एक पॉइंट आता है, सॉरी, वो आपसे पूछेगी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कार्टिलेज एंड बोन एक्सेप्ट। एक्सेप्शन आपको बतानी होती है कि इसमें भाई एक्सेप्शन क्या है, और वो आपसे ऑप्शन में कहेगी कि बोथ कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, बोथ ऑफ देम कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। ये गलत पॉइंट है। क्यों? क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि बोन के पास तो सेल्स हैं अलग अलग, ऑस्टियोसाइट है, ऑस्टियोब्लास्ट है, ऑस्टियोक्लास्ट है, लेकिन कार्टिलेज के पास एक ही तरह का सेल है। कार्टिलेज के पास ना एक ही तरह का सेल है, कौन सा? कॉन्ड्रियोसाइट। कार्टिलेज के पास एक ही तरह का सेल है, तो ये ऑप्शन बेटा गलत होगा, आप इसी को टिक करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, हमने अपनी बात यहाँ से की है। अब मैं आपको दे रहा हूँ 10 मिनट्स नमाज के लिए। जो लड़के मस्जिद जाना चाहते हैं मस्जिद से होकर आ जाएं,
उप्स। अच्छा जी, भाई स्केलेटन की बात कर रहे हैं तो मैंने कहा ऐसी बोन्स जो कि बॉडी की सेंट्रल लाइन पर आ रही हो, मिड लाइन पर आ रही हो, आप उन्हें बोलेंगे एक्सियल बोन्स। और ऐसी बोन्स जो बॉडी की मिड लाइन से दूर जा रही होंगी, आप उन्हें बोलेंगे अपेंडिकुलर बोन्स। अब मैंने कहा कि भाई एक बड़े इंसान के पास, एक अडल्ट के पास 206 बोन्स हैं और एक छोटे बच्चे के पास 300 बोन्स हैं। देखो इसकी वजह क्या है भाई, एक बड़ा आदमी है ना तो उसके पास एक पूरा स्कल होगा, ये पूरा सर होगा, लेकिन एक छोटे बच्चे के पास ना बस, एक छोटा बच्चा है, उस छोटे से बच्चे के सर में ना ये बोन्स अलग अलग होंगी। ये देखो कुछ इस तरह की बोन्स होती हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चों के लिए अम्माएं कहती हैं कि भाई इसके सर पे हाथ मत लगाना। क्या किसी ने नोट किया है, अगर आपका कोई छोटा बहन भाई है या कोई छोटा कजन है 1 महीने का 2 महीने का, आप उसके सर पे हल्का सा हाथ लगा कर देखिएगा, उसका सर प्रेस हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसकी बोन्स आपस में जुड़ी हुई नहीं है। यही वजह है कि इनका तादाद ज्यादा है, उन बोन्स की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन बाद में वो बोन्स आपस में जुड़ रही हैं। पहले 3 बोन्स की, फिर वो मिलकर एक हो रही है। इस तरह बच्चों ज्वाइनिंग हो रही है, तभी हम कह रहे हैं कि भाई बोन्स कम हो रही है। ठीक है, बोन्स कम हो रही है। अच्छा, आगे चलते हैं भाई, स्कल की बात कर लेते हैं। स्कल की बात कर लेते हैं, सर की बात कर लेते हैं, स्कल की बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि भाई स्कल के अंदर दो चीजें हैं, एक तो है क्रेनियम, एक तो है क्रेनियम बोन्स जो कि आपके दिमाग को कवर कर रही हैं, आपके दिमाग के पास है क्रेनियम बोन्स, और दूसरी आपके पास होती है फेशियल बोन्स जो कि मुंह के पास है ना, नाक मुंह आंखों के पास, वो है बेटा क्या, फेशियल बोन्स। ठीक है। अच्छा, अब पीएमसी तुमसे यहाँ पर पूछ सकती है क्या कि भाई क्रेनियम बोन्स कौन सी पेयर्ड है, क्रेनियम बोन्स कौन सी पेयर्ड है, कौन सी अनपेयर्ड है, या फिर फेशियल बोन्स कौन सी पेयर्ड हैं और कौन सी अनपेयर्ड। देखो ये कोर्स में तो है नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एहतियातन बता रहा हूं। ठीक है, एहतियातन बता रहा हूं। वो पूछेगी कि भाई क्रेनियम बोन्स कौन सी पेयर्ड है, कौन सी अनपेयर्ड है, फेशियल बोन्स कौन सी पेयर्ड है, कौन सी अनपेयर्ड है। तुम्हें इनके नाम याद नहीं करने, इनके नाम याद करने मत बैठ जाना, सिर्फ इनका पहला पहला लेटर याद कर लो। भाई ऑप्शंस में चार चार ऑप्शंस हैं। अब तुम देखो कि भाई कौन सी बोन, पी से लगा दो। इस तरह स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, तुम्हें नाम याद नहीं करने। क्रेनियम की पेयर्ड बोन्स को तुम याद करोगे पीटी से। पी और टी दो बोन्स हैं, एक पी से स्टार्ट हो रही होगी, एक टी से स्टार्ट हो रही होगी, पीटी। ठीक है, पीटी। क्रेनियम की पेयर्ड बोन्स तुम याद करोगे पीटी से। और बेटा क्रेनियम की अनपेयर्ड बोन्स तुम याद करोगे सोफी से। सोफी, सूफी बोलो सोफी बोलो एक ही बात है ना, बड़े सूफी आदमी थे, सूफी आदमी, इस तरह की बात। सूफी, SOFE, यानी कि एस से स्टार्ट होने वाली बोन उसकी अनपेयर्ड होगी, ओ से स्टार्ट होने वाली बोन अनपेयर्ड होगी, एफ से और ई से स्टार्ट होने वाली बोन बेटा उसकी अनपेयर्ड होगी। ठीक है। अच्छा, अब फेशियल बोन, फेशियल बोन की तुम पेयर्ड बोन कैसे याद रखोगे? भाई मैंने कहा PML नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। ठीक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इमरान जरदारी, पूरे पाकिस्तान की सियासत यहीं पर ही आ गई। ठीक है। फेशियल की फेशियल की पेयर्ड बोन्स तुम याद करोगे PMLN, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इमरान जरदारी। ठीक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इमरान जरदारी। और इसकी तुम अनपेयर्ड बोन कैसे याद रखोगे? तो वो तुम याद रखोगे VM से, VM से। ऐसा यहाँ पर एक बात तुम्हें और याद रखनी है, ये एम से मुराद ना, ये एम से मुराद मैंडिबल है, ये एम से मुराद ना मैंडिबल है, और ये एक वाहिद मूवेबल बोन है फेशियल में। फेशियल बेटा, फेशियल बोन सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक मूवेबल है, जो कि मूव कर सकती है, जो कि मूव कर सकती है बेटा, वो कौन सी है? वो है मैंडिबल। ठीक है, एक ही बोन है पूरे फेशियल के पास जो कि मूव कर सकती है, तुम्हारे जबड़े है ना, मैंडिबल बोन। मैंडिबल बोन बेटा मूव कर सकती है, बाकी मूवेबल नहीं है, बाकी मूवेबल नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब स्कल के पास 22 बोन्स हैं, स्कल के पास बच्चों 22 बोन है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन याद रखना, एक्सेप्शन याद रखना, अगर वो हेड का बोल देना, अगर वो हेड पूछ ले, पूरा सर पूछ ले, तो पूरे सर के पास 29 बोन्स हैं, हेड के पास 29 बोन्स हैं। स्कल, अगर वो स्कल बोले ना, अगर वो स्कल बोले तो स्कल के पास 22 बोन्स हैं, लेकिन अगर वो हेड कह दे तो हेड के पास 29 बोन्स हैं। बस ये फर्क याद रखना, और इन्हीं फर्कों से एमसीक्यूज बनते हैं। ठीक है, इसी इसी फर्क से एमसीक्यू बनते हैं, ये बात याद रखना। और यहाँ पर एमसीक्यू क्या बन सकता है कि भाई कौन सी बोन मूवेबल है? तो बेटा मैंडिबल बोन मूवेबल है, जो कि अनपेयर्ड है, जो कि अनपेयर्ड है। ठीक है, ओके जी, आगे चलते हैं। जरा तेजी से हम वर्टिब्रल कॉलम को भी याद कर लेते हैं, जरा बहुत ही तेजी से हम वर्टिब्रल वर्टिब्रल कॉलम की बात कर लेते हैं। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम की बात करते हैं। भाई इसको हम कहते हैं चूंकि ये बॉडी के बिल्कुल सेंटर में है ना, ये बॉडी के बिल्कुल सेंटर में से हम कहते हैं कि भाई इट इज सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी। और जरा मुझे बताओ वर्टिब्रल कॉलम से करीब जो बोन्स होंगी आप उन्हें क्या बोलेंगे?
जल्दी बोलो बच्चों, वर्टिब्रल कॉलम्स के करीब जो बोन्स होंगी आप उन्हें क्या कह रहे थे? एक्सियल बोन्स कह रहे थे, बिल्कुल ठीक है। और वर्टिब्रल कॉलम से दूर जो बोन्स थी आप उन्हें क्या कह रहे थे? अपेंडिकुलर बोन्स कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा फर्ज करो, फर्ज कर लो भाई ये है एक वर्टिब्रल कॉलम, ये मैंने यहां से ना एक वर्टिब्रल कॉलम ड्रॉ कर दी। अब इसका सबसे ऊपर वाला हिस्सा, पहला हिस्सा वो होगा बेटा सर्वाइकल। सर्वाइकल वर्टिब्रा जो के 7 पर मुश्तमिल है। 7 नंबर से याद करोगे, 7 बोन्स पर मुश्तमिल है, 7 बोन पर मुश्तमिल है। और इसकी पहली बोन को तुम बोलोगे एटलस बोन, दूसरी को तुम बोलोगे एक्सिस बोन्स, और देखो एटलस ना, एटलस हम बेसिकली यस को बोलते हैं। एटलस बोन को हम यस बोन कह रहे होते हैं, एक्सिस बोन को हम नो बोन कह रहे होते हैं। ठीक है, पहली क्या है? पहली है सर्वाइकल, कितनी है? 7। दूसरी क्या है? दूसरी क्या है? थोरेसिक, थोरेसिक तादाद कितनी है? 12। तादाद कितनी है? 12। और इसको तुम कह दो कि भाई ये चेस्ट कैविटी के अंदर आती है। ठीक है, ये चेस्ट कैविटी को कवर कर रही है, चेस्ट कैविटी के पास। अच्छा जी, अगली कौन सी है? अगली तुम याद रखोगे, लंबर रीजन, लंबर रीजन। ठीक है, लंबर रीजन कितना है भाई? 5 है। कहां पर आ रही है? पेट के पास है, एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल रीजन में है, पेट के पास है। आखिरी वाली सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन सी बेटा? पेल्विक, पेल्विक। इसमें तुम्हें दो बातें याद रखनी है, कि भाई देखो ये बेसिकली ना दो बोन से मिलकर बनी हुई है, एक तो सैक्रम और दूसरी होती है सॉसिक्स। बोलो कॉकिस बोलो, एक ही बात है, जो बोलना चाहो बोलो। अच्छा अब सैक्रम कितनी है? तो याद रखना सैक्रम होंगी 5, कॉकिस होंगी 4। और ये दोनों फ्यूज होके टेल बोन बना रही है। 5 ये रही, 4 ये रही, देखो ये कितनी हो गई? 9 ये हो गई, 9 ये हो गई। अच्छा अब यहाँ पर एक और एमसीक्यू बन सकता है, कैसे? अगर पीएमसी पूछ ले कि भाई टोटल वर्टिब्राई कितनी है, तो वो होंगी 33, 33 वर्टिब्राई। अगर वो पूछ ले कि वर्टिब्रल कॉलम में बोन्स कितनी है, तो 26 बोन्स हैं, 26 बोन्स हैं। ठीक है, फर्क याद रखना, वर्टिब्राई 33 है, बोन्स 26 है, ये फर्क याद रखना, ठीक है। अच्छा जी, अगली बात कर लेते हैं रिब्स की। भाई फर्ज कर लो ये जा रही पीछे वर्टिब्रल कॉलम, ये जा रही वर्टिब्रल कॉलम। अच्छा अब इसके अगली वाली साइड तो ये रिब्स हैं, स्टर्नम के साथ रिब्स निकल रही होती हैं, इस तरह की, इस तरह की। ठीक है, ये रिब्स हैं। और इसके ऊपर ना शोल्डर के पास यहाँ पर आपकी एक बोन जा रही होती है, इस तरह की, इस तरह की। इस बोन को आप लोग बोल रहे होते हैं क्लेविकल, और इसके होने ना होने से ना जो एक्ट्रेसेस हैं, जो कि फीमेल एक्ट्रेस हैं, जिनको हम एक्ट्रेस बोलते हैं, वो ये समझती हैं कि भाई ये कोई ब्यूटी बोन है। उनका ये मानना है कि ये कोई ब्यूटी बोन है, उनका ये मानना है। तो इसीलिए हम भी फिर उनके कहने पर क्लेविकल को ब्यूटी बोन समझ बैठे हैं। ठीक है, हम भी उनके कहने पर क्लेविकल को ब्यूटी बोन समझ रहे हैं। अच्छा अब सुनो भाई, रिब्स हैं कितनी? रिब्स की बात कर रहे हैं ना, तो रिब्स हैं कितनी ये बात याद रखना। भाई रिब्स हम कहते हैं कि भाई ये 12 पेयर्स हैं, 12 पेयर्स हैं, यानी कि कितनी तादाद, कितनी? 24 रिब्स हैं। अगर 12 पेयर्स हैं यानी कि 24 रिब्स हैं। अच्छा इनमें याद रखो, रिब नंबर 1 से लेकर रिब नंबर 7 तक हम कहते हैं कि इट इज ट्रू रिब, अच्छी रिब है, सच्ची रिब है। और बेटा रिब नंबर 8, रिब नंबर 9 और रिब नंबर 10 हम कहते हैं कि इट इज फॉल्स रिब, झूठी रिब है ये, और रिब नंबर 11 और रिब नंबर 12 हम कहते हैं इट इज फ्लोटिंग रिब, ठीक है, यहां से एमसीक्यू बन सकता है, इसके अलावा यहां से कोई एमसीक्यू नहीं आ सकता, अच्छा जी, अब मैं बात करने जा रहा हूं अपेंडिकुलर स्केलेटन की, और मैं अपेंडिकुलर स्केलेटन के साथ ही जॉइंट्स को कवर कर रहा हूँ। सारी बातें छोड़ दो और सारे काम छोड़ के गौर से देखना अब का टॉपिक, गौर से देखना। अपेंडिकुलर अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करने लगा हूं, ठीक है, गौर से देखना, ज्वाइंट भी मैं यहीं पर शामिल कर रहा हूँ, ठीक है।
जॉइंट्स को अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं इसको यहीं पर ही शामिल करूंगा। देखो कैसे कैसे। भाई फर्ज कर लो यहां से कोई आपका स्केलेटन ड्रॉ करने जा रहा हूँ। भाई ये रही एक बोन, ठीक है, और यहाँ से आपके हाथ की हड्डी जा रही है, ये आपके हाथ की ह्यूमेरस जा रही है, ह्यूमेरस जा रही है, ठीक है, ये जाके यहाँ शामिल होते हैं। और ये आपकी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी एल्बो है, ठीक है, आपकी एल्बो है। भाई ये आ गई प्यारी सी रेडियस, और ये आ गई उसकी बहन अल्ना। रेडियस और अल्ना बहन भाई हैं आपस में, ठीक है, रेडियस और अल्ना बहन भाई हैं आपस में, रेडियस और अल्ना आ गई, ठीक है। अच्छा ये आ गई कार्पल्स, ठीक है, कितने होते हैं, 8 होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आ गए कार्पल्स। एक, ये आ गए बेटा मेटा कार्पल्स, 2 3 4 5, तीसरा मेटा कार्पल्स। और ये आ गई क्या, फैलेंजेस, अंगूठा, 1 2 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, और ये 1 2 3, ठीक है। फैलेंजेस कितनी है बेटा, ये 14 होती है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ नेमिंग, ठीक है, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ क्या, नेमिंग। शोल्डर के करीब वाली बोन ये वाली, इसको मैं कहता हूँ स्कैपुला, इसको हम नाम देते हैं स्कैपुला का, ठीक है। और ये वाली बोन जो उसके साथ जाके मिलती है और शोल्डर फॉर्म कर रही है, इसे हम कहते हैं ह्यूमेरस, इसे हम कहते हैं ह्यूमेरस, ठीक है। अच्छा जी, ये आ गई क्या, रेडियस, रेडियस, और ये आ गई क्या, अल्ना, अल्ना। दीस आर कार्पल्स, कितने हैं, 8 हैं, और इसी को आप रिस भी कहते हैं, इसी को आप रिस भी कहते हैं, ठीक है। दीस आर मेटाकार्पल्स, दीस आर मेटाकार्पल्स, कितने हैं, 5 हैं। एंड दीस आर phalanges, दीस आर phalanges, कितने हैं, 14 हैं। अब सुनो, जरा मुझे बताओ शोल्डर के पास हमारे पास कौन सा ज्वाइंट होता है, वो कौन सा ज्वाइंट है जिसको हम खास तौर पे शोल्डर के साथ जोड़ रहे होते हैं। शोल्डर के अंदर भी होता है, हिप के अंदर भी होता है, जरा नाम बताओ मुझे उसका, जरा मुझे जल्दी से नाम बताओ। कौन सा ज्वाइंट है जिसे हम शोल्डर और हिप के साथ जोड़ रहे हैं, बिल्कुल ठीक कहा, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो सुन लो, स्कैपुला और ह्यूमेरस के बीच में बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, कहां पर, स्कैपुला और ह्यूमेरस के बीच में, स्कैपुला और ह्यूमेरस के बीच में क्या है बच्चों, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। अब जरा मुझे बताओ कि भाई ये एल्बो, जरा मुझे बताओ कि भाई ये एल्बो और घुटने के अंदर, एल्बो और नी के अंदर कौन सा ज्वाइंट है, जल्दी बताओ। एल्बो और नी के अंदर कौन सा ज्वाइंट है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एल्बो और नी के अंदर कौन सा ज्वाइंट है, जल्दी बताओ। बिल्कुल ठीक कहा, हिंज ज्वाइंट है, हिंज ज्वाइंट है, बिल्कुल ठीक कहा बच्चों, हिंज ज्वाइंट है। अच्छा मुझे बताओ, रेडियस और अल्ना, रेडियस और अल्ना की मूवमेंट कैसी है, ट्विस्टिंग मूवमेंट है ना, आप इसे सिर्फ घुमा सकते हैं, आप इसे सिर्फ रोटेट कर सकते हैं। तो जरा मुझे बताओ कि यहाँ पर कौन सा ज्वाइंट हुआ, ऐसी मूवमेंट के लिए कौन सा ज्वाइंट होता है बेटा, जल्दी बताओ। पाइवर्ट ज्वाइंट है, बिल्कुल ठीक कहा, पाइवर्ट ज्वाइंट है, बिल्कुल ठीक कहा। अब जरा मुझे बताओ, आप अपनी रिस्ट को किस तरह मूव करते हैं, जब हम बॉल करवाते हैं, बॉलिंग करते हैं, तो बॉलिंग में बेसिकली हमारी रिस्ट मूव करती है ना। तो जरा मुझे बताओ कि रिस्ट में यहाँ पर कौन सा ज्वाइंट है, रिस्ट में आपके पास होता है बेटा मल्टी स्टेज ज्वाइंट, मल्टी स्टेज ज्वाइंट है, कहां पर, रिस्ट के पास, या इसे आप स्लाइडिंग ज्वाइंट भी कह रहे होते हैं। तो बच्चों इस डायग्राम से आपके बहुत सारे एमसीक्यूज निकल गए, इस डायग्राम को याद रखना, ज्वाइंट का कोई भी एमसीक्यू आता है निकाल लोगे। स्कैपुला ह्यूमेरस, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, रेडियस एंड अल्ना, पाइवट ज्वाइंट, नी या फिर क्या कहते हैं, एल्बो, हिंज ज्वाइंट, ठीक है। रिस्ट में कौन सा है, मेटा मल्टी स्टेज ज्वाइंट, ठीक है, या फिर स्लाइडिंग ज्वाइंट। क्या यहाँ तक सब बच्चे मेरे साथ हैं, क्या यहाँ तक सब बच्चे मेरे साथ हैं, हाँ या ना। सब बच्चे मेरे साथ हैं। क्या यहाँ तक सब बच्चे मेरे साथ हैं, हाँ या ना। ओके जी, आगे चलते हैं।
अच्छा, अब हमने चूंकि अभी हाथ की बात कर ली, अब हम बेटा लेग की बात करेंगे, ठीक है, लेग की बात करेंगे। भाई ये मैं बना रहा हूँ पेल्विक गिर्डल, ये मैं बना रहा हूँ एक अदद पेल्विक गिर्डल, ठीक है। कुछ इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का होता है। और ये इसके नीचे आ जाएगी आपकी फीमर, ठीक है। फीमर ये आ गई एक फीमर। अच्छा, फीमर को ना आप ह्यूमरस के साथ सोच लें। फीमर और ह्यूमरस समझो एक ही तरह की बोन है, एक ही तरह की बोन है, ठीक है। अच्छा, ये रहा भाई आपके पास घुटना, जिसे आप नी बोलते हैं, जिसे आप पैटेला बोलते हैं, जिसे आप पैटेला बोलते हैं। अच्छा, इसके नीचे ये देखो, ये आ गई एक रेडियस की बहन, कौन, फीबुला। और उसका भाई कौन, टीबिया। और बेटा ये आ गए कार्पल्स के भाई, टार्जल्स। कार्पल का भाई कौन है, टार्जल, ठीक है। और और यहां पर आ गए बेटा क्या, मेटाटार्जल्स। और ये आ गई आपके पास क्या, फिलेंजिस। ये आपके पास बेसिकली मैंने टांग ड्रॉ की है, एक लेग ड्रॉ की है। आए जरा इसकी हम लेबलिंग कर देते हैं, लेबलिंग कर देते हैं। ये क्या है बेटा, ये मैंने कहा था ये फीमर है, ये क्या है, ये पैटेला है, ये क्या है, ये फीबुला है, ये क्या है बेटा, ये टिबिया है, और ये क्या है, ये हमारे पास टार्जल्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे जॉइंट आप बताएंगे, अब मुझे ना जॉइंट आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। जरा मुझे बताओ कि यहां पर कौन सा जॉइंट है। हिप जॉइंट आप किसे कहते हैं, कौन सा जॉइंट है, जल्दी बताओ। हिप में कौन सा जॉइंट है, जल्दी बताओ। बिल्कुल ठीक कहा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बिल्कुल ठीक कहा। घुटने पे कौन सा जॉइंट है, नी में आपके पास कौन सा जॉइंट है, जल्दी बताओ। हिंज जॉइंट है, बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ पर आपके पास हिंज जॉइंट है। अच्छा जी, अब मुझे बताओ जरा, टीबिया, टीबिया और फिबुला के अंदर कौन सा जॉइंट है, जल्दी बताओ। टीबिया और फिबुला के अंदर कौन सा जॉइंट है, बिल्कुल ठीक कहा, पाइवट जॉइंट है, पाइवट जॉइंट है। और बेटा अगेन, अगेन टार्जल्स के पास यहाँ पर कौन सा जॉइंट होगा, मल्टी स्टेज जॉइंट होगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपके पास सारे के सारे लेग के जॉइंट्स। तो अब जॉइंट्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इन दो डायग्राम्स को याद कर लीजिएगा, जॉइंट्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक सब बच्चे मेरे साथ चल रहे हैं। यहाँ तक सब बच्चे मेरे साथ हैं, हाँ है ना। अच्छा जी बच्चों, मसल्स की बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि हमारे पास तीन तरह के मसल्स हैं ना, स्मूथ मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स हैं, और स्केलेटल मसल्स हैं। अच्छा, अब याद रखना, स्मूथ मसल्स हमारे पास क्या होते हैं, दे आर अनस्ट्राइब्ड, दे आर अनस्ट्राइब्ड। और स्ट्राइएशन का मतलब क्या होता है, स्ट्राइएशन का बच्चों मतलब क्या होता है, भाई ए बैंड, आई बैंड, लाइट डार्क, लाइट डार्क, ये होती हैं स्ट्राइएशंस। तो स्मूथ मसल्स आर अनस्ट्राइब्ड, ठीक है। कार्डियक मसल इज स्ट्राइब्ड, कार्डियक मसल्स आर स्ट्राइब्ड, cardiac muscles are striped and skeletal muscles are also striped, they are also striped। और याद रखना एक पॉइंट यहाँ से अहम है कि कार्डियक मसल की स्ट्राइएशंस इरेगुलर होती हैं, कार्डियक मसल्स की स्ट्राइएशन बेटा इरेगुलर होती हैं, ठीक है, जिनकी कोई सीक्वेंस ना हो, जिनकी कोई सीक्वेंस ना हो, ठीक है। स्मूथ मसल्स हमारे पास स्पिंडल शेप होते हैं, दे आर स्पिंडल शेप्ड। कार्डियक मसल बेटा हमारे पास ब्रांच होते हैं, स्केलेटल मसल हमारे पास साइलेंड्रिकल होते हैं, साइलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, स्मूथ मसल्स आर यूनी न्यूक्लिएटेड, दे आर यूनी न्यूक्लिएटेड। cardiac muscles are also uninucleated, but skeletal muscles are multi nucleated, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, स्मूथ मसल का काम ना, स्मूथ मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बहुत स्लो होती है, स्मूथ मसल्स बहुत स्लो काम करते हैं, बहुत स्लो काम करते हैं, ठीक है। कार्डियक मसल की कॉन्ट्रैक्शन समझो इंटरमीडिएट है, ना बहुत ज्यादा तेज ना बहुत ज्यादा हल्की, इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट है।
अच्छा, जहां तक स्केलेटल मसल की बात है तो ये डिपेंड करता है, ये हमारे, क्योंकि हमारे ये वॉलंटरी में है ना, हमारे इख्तियार में है। अब हम चाहे अपने हाथ को तेज मूव करें, हम चाहे अपने हाथ को हल्के से मूव करें। तो याद रखो, इनकी इनकी मूवमेंट स्लो से रैपिड हो सकती है, डिपेंड करता है हमारे अपने ऊपर। ठीक है, डिपेंड कर रहा होता है हमारे अपने ऊपर कि हम किस तरह की मूवमेंट चाह रहे हैं, कि हम किस तरह की मूवमेंट चाह रहे हैं, हमारे अपने ऊपर ये डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अगली बात भाई, स्मूथ मसल्स क्या है? दे आर इनवॉलंटरी इन एक्शन, दे आर इनवॉलंटरी, हमारे इख्तियार में नहीं है। कार्डियक मसल दे आर ऑल्सो इनवॉलंटरी, हमारे इख्तियार में नहीं है। किसी को देखोगे धड़कन तेज हो जाएगी, तुम्हारे इख्तियार में नहीं है। ठीक है, स्केलेटल मसल हाँ, ये तुम्हारे इख्तियार में है। तुम अपने हाथ को मूव कर सकते हो, अपनी लेग को मूव कर सकते हो, तुम्हारे इख्तियार में है ये, तुम्हारे इख्तियार में है ये। ठीक है। अच्छा, अब सुन लो कि भाई कार्डियक मसल कहाँ पर होते हैं? ये बेटा हमारे पास हार्ट के पास होते हैं, दिल के पास होते हैं। और स्केलेटल मसल बोन्स के ऊपर लगे हुए होते हैं, बोन्स के ऊपर लगे हुए होते हैं। और उसके अलावा जितने भी ऑर्गन्स है ना, चाहे वो लिवर हो, चाहे वो किडनी हो, जितने भी ऑर्गन्स हैं जिन्हें आप विसरल ऑर्गन्स कह रहे होते हैं, जिन्हें आप विसरल ऑर्गन्स कह रहे होते हैं, वहां पर बेटा स्मूथ मसल होंगे, वहां पर स्मूथ मसल होंगे। अच्छा, मुझे बताओ, क्या फटीक स्मूथ मसल में होगी? कभी देखा है कि भाई किडनी थक गई, किडनी कह रही है आज मैं काम नहीं करूंगी, आज मैं हड़ताल पे हूं? नहीं, फटीग यहाँ पर नहीं होती। क्या कार्डिक मसल, क्या कभी दिल थकता है ना? क्या कभी दिल धड़कता है? दिल थकता है कभी? नहीं बेटा, बड़े बड़े बुजुर्ग कह जाते हैं कि अभी तो मैं जवान हूँ, यानी कि दिल कभी थकता नहीं है, इसमें भी फटीक नहीं होती। लेकिन हाँ, हमारे हाथों में दर्द हो सकता है, टांगों में दर्द हो सकता है काम करने के बाद, तो यानी कि फटीक स्केलेटल मसल में हो सकती है। ठीक है, हो सकती है। अच्छा, स्मूथ मसल की मूवमेंट का कॉज क्या है? ये बड़ा अहम पॉइंट है, ये बहुत अहम पॉइंट है। पीएमसी पूछ सकती है कि भाई स्मूथ मसल की मूवमेंट का कॉज क्या है? देखो, कोई कोई चीज बहुत तेज हो गई, ठीक है, अगर बॉडी, खुदा ना खास्ता, बॉडी में तुमने बहुत ज्यादा ग्लूकोज ले लिए, कोई भी बहुत अचानक मामला हो गया, कोई मामला बहुत ज्यादा अचानक हो गया, तो बेटा किडनी की वर्किंग तेज हो जाएगी, लिवर की वर्किंग तेज हो जाएगी। यानी कि स्पॉन्टेनियस मूवमेंट पर भी ना, यानी कि स्पॉन्टेनियस मूवमेंट पर भी स्मूथ मसल काम कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा दिमाग से, यानी कि तुमने सोचा कि मैं आज बिरयानी बहुत सारी खाऊंगा, ठीक है, आज बिरयानी में बहुत सारी खाऊंगा, एकदम से क्या हो गया? सलाइवा बनना शुरू हो गया, एकदम से बॉडी के अंदर हार्मोन्स बनने शुरू हो गए। अच्छा, उसके अलावा केमिकल्स, आपने देखा होगा बहुत सारे केमिकल्स लगते हैं, डॉक्टर लगाते हैं, जिससे जिससे यूरिन ज्यादा आ रहा होता है, किडनी टेस्ट करने के लिए लगा रहे होते हैं, यानी कि केमिकल्स भी इसके ऊपर इफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कार्डियक मसल क्या है? कार्डियक मसल हमेशा स्पॉन्टेनियस रिफ्लेक्स पर ही एक्ट करेंगे, हमेशा स्पॉन्टेनियस मैसेज के बाद ही काम करेंगे। क्यों भाई? अचानक कोई हादसा हो गया, दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो गई, दिल की धड़कन अचानक ही तेज होती है। अच्छा, अब स्केलेटन क्या है बेटा? ये हमारे इख्तियार में, इट इज नर्वस, हमारे इख्तियार में, हम जब चाहेंगे करेंगे, जब चाहेंगे नहीं करेंगे, हमारे अपने इख्तियार में। तो ये पॉइंट्स लाजमी याद कर लेना, ये पॉइंट बहुत अहम है, ये पॉइंट बहुत अहम है, ये पॉइंट लाजमी याद कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ अहम पॉइंट्स और, भाई फर्ज कर लो, ये अगर एक बोन है ना, ये अगर एक बोन है, मैं बात कर रहा हूं स्केलेटल मसल की, ठीक है, ये अगर एक बोन है और इसके ऊपर ये एक मसल अटैच हुआ हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर बच्चों ये एक मसल अटैच हुआ हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब जरा एक बात और देखो, क्या? देखो, यहाँ मसल के, जहां पर ये मसल अटैच हुआ है ना, जहां पर ये मसल अटैच हुआ है, तुम उस पॉइंट को बोलोगे ओरिजिन, तुम उस पॉइंट को बोलोगे ओरिजिन। और जो पॉइंट मूव कर सकता है, जो पॉइंट जुड़ा हुआ नहीं है, इसको तुम बोलते हो बैली, इसको तुम बोलते हो बैली। और जो पॉइंट वापस जाके उसको कनेक्ट कर रहा है, उसको तुम बोलते हो इंसर्शन, उसको तुम बोलते हो इंसर्शन। ठीक है, उसको तुम बोलते हो क्या? इंसर्शन। अब जरा मुझे बताओ कि वो पॉइंट के जो मसल को बोन के साथ मिला रहा है, तुम उसे टेंडन बोलते हो ना, तुम उसे टेंडन बोलते हो। ये रहा टेंडन, ये रहा यहाँ पर एक और टेंडन। अच्छा, अब हम टंग के हवाले से कहते हैं, कि भाई टंग इज इंसर्शन फ्री। हम कहते हैं टंग क्या है? टंग इंसर्शन फ्री है, क्योंकि जबान जबान बाहर से कहीं से जुड़ी भी नहीं है ना, जबान बाहर कहीं से जुड़ी भी नहीं है, वो मूव कर सकती है, वो इंसर्शन फ्री है। ठीक है, वो इंसर्शन फ्री है। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि सर बड़ा क्या है, छोटा क्या है? सर मसल पहले आता है, बिल्कुल पहले आता है, कोई आ गया मसल, सबसे पहले मसल आता है,
उसके बाद मसल बंडल आते हैं, उसके बाद मसल बंडल आते हैं, उनके बाद बच्चों मसल फाइबर आता है, उनके बाद बच्चों मायो फिब्रिल आता है, और सबसे आखिर में मायो फिलामेंट आता है। ये सीक्वेंस याद कैसे करोगे भाई? मैंने इस सीक्वेंस को याद किया था MBF³ से। मैंने इस सीक्वेंस को ऐसे याद किया था MBF³ से। सबसे पहले मसल, मसल के बाद मसल बंडल, उसके बाद मसल फाइबर। मसल फाइबर का साइज तुमसे पूछ सकते हैं, इसका साइज होता है 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक, ये इसका साइज हो सकता है। ठीक है, मायोफिब्रिल का साइज हो सकता है 1 से लेकर 2 माइक्रोमीटर तक। ये जो आपने लफ्ज पढ़ा है ना सार्कोमेयर, ये सार्कोमेयर बेसिकली एक मायोफिब्रिल है। ठीक है, ये रहा एक मायोफिब्रिल है, क्या सार्कोमेयर, सार्कोमेयर। और बेटा उसके अंदर क्या आ रहे होते हैं? उसके अंदर आ रहे होते हैं मायोफिलामेंट्स। क्या देखो, एक होता है एक्टिन और एक होता है क्या मायोसिन, है ना। हम थिक वाले को बोल रहे होते हैं मायोसिन, थिक वाले को बोल रहे होते हैं मायोसिन, जिसका साइज होता है 16 माइक्रोमीटर। और उसके अलावा बेटा थिन क्या है? थिन हमारे पास होता है एक्टिन, साइज क्या है 7 से लेकर 8 के दरमियान होगा। ठीक है, ये पॉइंट भी तुम्हें पीएमसी यहाँ पर तुम्हें कंफ्यूज कर सकती है। अच्छा, अब एक बड़ी अहम बात, अब एक सबसे अहम बात और सेकंड लास्ट बात, सबसे अहम बात। अगर मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक स्केलेटल मसल को ड्रॉ कर दूं, फर्ज कर लो ये मैंने एक स्केलेटल मसल को तुम्हारे सामने मैग्नीफाई करके ड्रॉ कर लिया। तो देखो स्केलेटल मसल में ना क्या क्या चीजें हैं, देखो ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये है मायोसिन मोटे वाले, मायोसिन मोटे वाले, ये पतले वाले एक्टिन, पतले वाले एक्टिन। ठीक है, और जो इसके अंदर फ्लूइड है ना, जो इसके अंदर लिक्विड है, फ्लूइड है, उसको हम पता है, उसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म साइटोप्लाज्म से निकला है सार्कोप्लाज्म। और जो इसकी मेम्ब्रेन है, आप इसे बोलते हैं सार्कोलीमा। सार्कोलीमा मेम्ब्रेन है, ठीक है, सार्कोलीमा। और जो ऐसा पॉइंट कि जहां पर कैल्शियम आ रहा है ना, जहां पर कैल्शियम आके बाइंड हो रहा है, जिसके अंदर जंक्शंस बने हुए हैं, इस तरह के जंक्शंस बने हुए, आप इसे बोलते हैं टी ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं? टी ट्यूब्यूल, या फिर टी सिस्टम, या फिर टी सिस्टम। ठीक है, और देखो भाई यहाँ पर क्या हो रहा होता है बेटा? यहाँ पर एक न्यूरो आके बाइंड हो रहा होता है, यहाँ पर एक न्यूरो आके बाइंड हो रहा होता है। अच्छा, अब एक बात याद रखना, पीएमसी ये पूछेगी कि भाई सार्कोप्लाज्म इज डिफरेंट फ्रॉम साइटोप्लाज्म बिकॉज, सार्कोप्लाज्म इज डिफरेंट फ्रॉम साइटोप्लाज्म बिकॉज। तो याद रखो सार्कोप्लाज्म के पास ना ग्लाइकोजन बहुत ज्यादा होता है, ग्लाइकोजन बहुत ज्यादा होता है, और साथ साथ मायोग्लोबिन बहुत ज्यादा होता है, मायोग्लोबिन भी बहुत ज्यादा होता है। ये दो चीजें सार्कोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से अलग करती हैं। ठीक है, सार्कोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म में फर्क क्या है कि सार्कोप्लाज्म के पास ग्लाइकोजन बहुत ज्यादा है, और मायोग्लोबिन बहुत ज्यादा है, मायोग्लोबिन बहुत ज्यादा है। अच्छा, पीएमसी तुम्हें यहाँ पर भी पूछ सकती है कि भाई एनर्जी एनर्जी कहाँ से मिल रही होगी? तो याद रखो एनर्जी के लिए पहली सोर्स आपके पास एटीपी है, पहली सोर्स आपके पास एटीपी है। अगर एटीपी ना हो तो अगली सोर्स है आपके पास क्रिएटिन फॉस्फेट, ये आपके पास दूसरी सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स है। ठीक है, पीएमसी आपसे ये भी पूछ सकती है, उम्मीद है आपको याद रहेगा। अच्छा, अब एक बात और याद कर लो, और कुछ एमसीक्यूज बन सकते हैं कहां से भाई? वो पूछेगी कि ये बताओ कि मायोसिन के पास कितने हेड हैं, कितनी टेल है। देखो मैं तुम्हारे सामने ये ड्रॉ कर रहा हूँ एक मायोसिन, मैं तुम्हारे सामने ना ये एक मायोसिन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक मायोसिन ड्रॉ कर रहा हूँ। उप्स, ठीक है, ये मैं तुम्हारे सामने एक मायोसिन ड्रॉ कर रहा हूँ। भाई फर्स्ट कर लो ये एक मायोसिन है। अच्छा, अब मायोसिन के पास दो हेड हैं, एक हेड ये रहा, एक हेड बच्चों ये रहा। हेड कितने हैं बच्चों? दो हैं, एक हेड ये रहा, दूसरा हेड ये रहा। तो मायोसिन के पास टोटल दो हेड, और बेटा टेल कितनी है? टेल कितनी है? तो वो सिर्फ एक है, वो सिर्फ एक है। हेड दो है, टेल सिर्फ एक है। मायोसिन के पास हेड दो है, टेल सिर्फ एक है, ये बात याद रखना।
ये बात याद रखना। अच्छा अगर मैं ड्रॉ करूं अब एक्टिन, अगर मैं अब एक एक्टिन ड्रॉ, तो देखो बेटा, ये रहा, फर्स्ट करो ये रहा एक एक्टिन, ये रहा एक एक्टिन। अच्छा अब इस एक्टिन की एक कवरिंग है, इस एक्टिन के ऊपर ना कोई आके कवरिंग बना लेता है ताकि ये एक्टिन, ताकि ये एक्टिन मिल ना पाए, ताकि ताकि बच्चों ये एक्टिन मिल ना पाए किससे, मायोसिन से। भाई मायोसिन, मायोसिन और एक्टिन के दरमियान एक समझो एक चल रही है, मामला चल रहे हैं, स्टोरी चल रही है। एक्टिन मायोसिन एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन इनके दरमियान एक फुप्पो है, इनके दरमियान एक फुप्पो है, वो कौन है, वो है ट्रोपो, ट्रोपो मायोसिन। ट्रोपो मायोसिन क्या है बेटा, ये एक फुप्पो है, ये एक फुप्पो है, ये एक्टिन को ना, ये एक्टिन को मायोसिन से मिलने नहीं देती, ये एक्टिन को मायोसिन से मिलने नहीं देती। क्या करेगी ये कवर कर लेगी उसकी अटैचमेंट साइट, कवर अटैचमेंट साइट, ये एक्टिन की अटैचमेंट साइट पे आके कवर कर लेगी उसको, उसको छुपा लेगी ताकि वो मिल ना पाए किससे, मायोसिन से, ताकि वो मिल ना पाए किससे लेकिन खानदान में कोई एक अच्छा भी होता है ना, खानदान में कोई एक बेटा अच्छा भी होता है, वो कौन है, वो अच्छा यहाँ पर है ट्रोपोनिन, वो अच्छा यहाँ पर है कौन, ट्रोपोनिन। समझो ये है फुप्पा, फुप्पा अच्छे हैं, फुप्पा अच्छे हैं, ठीक है, फुप्पा अच्छे हैं बेचारे, फुप्पा अच्छे हैं। अब क्या होगा, अब भाई कैल्शियम आएगा, कैल्शियम है दोस्त किसका, कैल्शियम है दोस्त किसका, मायोसिन का, कैल्शियम मायोसिन का दोस्त है, वो आगे बताएगा फुप्पा को कि फुप्पा मेरे दोस्त मायोसिन को मिलना है उनसे, एक्टिन से, तो आप समझाएं, आप समझाएं फुप्पो को कि वो हट जाए रास्ते से। देखो स्टोरी सुनो, बड़ी मजे की स्टोरी है। मायोसिन और एक्टिन पसंद करते हैं दूसरे को, ठीक है, लेकिन इनके दरमियान एक फुप्पो है, फुप्पो कौन है, फुप्पो हमारे पास ट्रोपोमायोसिन है। ट्रोपोमायोसिन ने कवर कर ली एक्टिव साइट किसकी, किसकी बच्चों, एक्टिन की। लेकिन फिर एक दोस्त आ गया, दोस्त किसका बेटा, मायोसिन का, कौन है, कैल्शियम है। कैल्शियम दोस्त है किसका, किसका दोस्त है, मायोसिन का। वो आया और वो आके उसने जाके मुलाकात की किससे, ट्रोपोनिन से, और जाके उसने बोला कि फुप्पा आप जाके समझाएं फुप्पो से कि वो ऐसा ना करें, कि वो ऐसा ना करें। भाई फिर फुप्पा समझाएंगे ट्रोपोमायोसिन को कि तुम हट जाओ रास्ते से, तुम रास्ते से हट जाओ, और फिर क्या होगा, ट्रोपोनिन की वजह से ट्रोपोमायोसिन अटैचमेंट साइट छोड़ देगी, अटैचमेंट साइट बेटा छोड़ देगी, और फिर क्या होगा, फिर ये आपस में मिल जाएंगे, फिर ये बच्चों आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, फिर ये आपस में बच्चों क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ठीक है। कौन, मायोसिन और एक्टिन आपस में मिल गए, फुप्पा की वजह से, फुप्पा की वजह से। अब चूंकि ये मिल गए तो बेटा वापस भी बुलाना है इनको कि बस आ जाओ, वापस आ जाओ। वापस कौन लेके आएगा, वापस कौन लेके आएगा बेटा, वो रहेगा एटीपी, वो रहेगा एटीपी। अब समझो कि ये मायोसिन की फुप्पो है, ये मायोसिन की फुप्पो है, ये आ जाइए बोले कि बेटा बस वापस आ जाओ, बेटा बस वापस आ जाओ। अच्छा पता है ये एटीपी क्या करता है, ये एटीपी रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। देखो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो गई, ठीक है, मसल्स आपस में मिल गए, एक्टिन और मायोसिन आपस में मिल गए, अब उन्हें हटाएगा कौन, अब उन्हें रिलैक्स कौन करेगा, बेटा वो एटीपी करेगा, वो एटीपी करेगा, एटीपी आके इन दोनों को अपने अपने घर भेजेगा, बोलेगा बहुत हो गया, घर जाओ अपने अपने, बहुत हो गया। तो एटीपी आके इनको इनको एक दूसरे से हटाएगा। और आपने देखा होगा कि डेड बॉडी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है ना, डेड बॉडी बहुत ज्यादा सख्त हो जाती है, क्यों, वजह क्या है, तो बेटा डेड बॉडी सख्त इस वजह से हो जाती है कि उसको रिलैक्सेशन के लिए एटीपी नहीं मिल रहा ना, उसकी बॉडी के पास क्योंकि एनर्जी बनना बंद हो गई, एटीपी बनना बंद हो गया, तो जब उसको एटीपी नहीं मिलेगा तो उसके मसल्स रिलैक्स नहीं कर सकते, तो जब उसको एटीपी नहीं मिलेगा उसके मसल्स रिलैक्स नहीं कर सकते, तो याद रखना डेफिशिएंसी ऑफ एटीपी, इसको हम बोलते हैं रिगर, क्या बोलते हैं बेटा, रिगर मोर्टिस, रिगर मोर्टिस। क्या है ये, डेड बॉडीज के अंदर होता है कि बॉडी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुई हुई है, सख्त हुई हुई है, रिलैक्स नहीं कर पा रही, सॉफ्ट नहीं हो पा रही, क्यों, क्योंकि एटीपी नहीं है। जब तक एटीपी आएगा नहीं मायोसिन एक्टिन को छोड़ेगा नहीं, जब तक एटीपी आएगा नहीं मायोसिन एक्टिन को छोड़ेगा नहीं, ठीक है। क्या ये स्टोरी याद रहेगी, हाँ या ना, क्या ये स्टोरी याद रहेगी बच्चों, हाँ या ना, जल्दी बताओ, क्या ये स्टोरी याद रहेगी, हाँ या ना, जल्दी बताओ। को होस्ट पे करो मैसेज।
चलें जी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब एक ऐसा कॉन्सेप्ट कि जिसमें आप सब बच्चे लैग कर रहे होते हैं, जिसमें आप सब बच्चे लैग कर रहे होते हैं। आओ देखो, आओ देखो भाई, ये रहा, फर्ज करो ये रहा मायोसिन, मोटा वाला मायोसिन, एक मायोसिन, दो मायोसिन, तीसरा मायोसिन, चौथा मायोसिन। इनके दरमियान क्या है? एक्टिन, ये रहा एक एक्टिन, 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 एक्टिन और एक्टिन। अच्छा जी, अब देखो इस वाले को ना, जहां पर सिर्फ और सिर्फ, जहां पर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन है, देखो ये रहा मायोसिन, ये, इसको आप पता है क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं ए बैंड, इसको आप बोलते हैं ए बैंड। जहां पर मायोसिन आ रहा है उसको आप बोलते हैं क्या? ए बैंड, ठीक है। और जहां पर बच्चों ये खत्म हो रहा है ना, यहाँ पर, यहां से इधर से लेकर इधर तक, इसको आप बोल रहे होते हैं आई बैंड। दिस इज आई बैंड, दिस इज आई बैंड, ठीक है। अच्छा जी, देखो वो हिस्सा कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ अगेन मायोसिन है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसको आप कह रहे होते हैं एच जोन। इसको आप बोल रहे होते हैं बेटा एच जोन। देखो ये वाला, ये वाला एच जोन, देखो ये वाला ये क्या है? ये एच जोन है, ये एच जोन है, ठीक है। अच्छा, और एक और बात, और एक और बात, देखो देखो मायोसिन के बिल्कुल मिड में ना, मायोसिन के बिल्कुल मिड में एक लाइन होती है, और उस लाइन को हम पता है क्या बोलते हैं? हम उस लाइन को एम लाइन बोलते हैं, एम लाइन बोलते हैं। देखो मायोसिन एम से आ रहा है, तो लाइन भी एम से आ रही है। और बेटा एक्टिन के मिड में ना, एक्टिन के मिड में भी एक लाइन होती है, देखो ये वाली, ये रही। एक्टिन के मिड में भी ना एक लाइन होती है, एक ये रही और एक ये रही। एक्टिन के जो मिड में लाइन है, आप उस लाइन को नाम देंगे जेड लाइन, जेड लाइन, जेड लाइन। और याद रखो, दो जेड लाइन के दरमियान के हिस्से को ही हम सार्कोमेयर बोलते हैं, दो जेड लाइन के हिस्से को ही हम सार्कोमेयर बोलते हैं, सार्कोमेयर बोलते हैं। अच्छा अब सुनो कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा तब क्या सूरत हाल होगी, तब क्या सूरत हाल होगी? देखो गौर से देखना, गौर से देखना, ये जो एक्टिन है ना, एक्टिन स्लाइड करेंगे, ये एक्टिन बेटा यहां से अंदर आएंगे, ये एक्टिन यहां से अंदर आएंगे, ठीक है, ये एक्टिन यहां से अंदर आएंगे, यहां से अंदर आएंगे, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे। अब जब ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे होंगे, तो वो हिस्सा कि जहां पर एच जोन था बेटा, वो तो खत्म हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये आपस में जुड़ जाएंगे, है ना, ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो पहला पॉइंट लिख लो, पहला पॉइंट लिख लो कि एच जोन डिसअपियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा मुस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। अच्छा अब देखो, अब पहले जेड लाइन के अंदर इतना फासला था, इतना फासला था। अब चूंकि ये करीब आ रहे हैं ना, ये करीब आ रहे हैं, इसका मतलब जेड लाइन भी कम होगी, है ना, जेड लाइन, जेड लाइन कम क्लोजर, करीब आएगी, कम क्लोजर। अच्छा ये पूरा सार्कोमेयर जो पहले इतना बड़ा था, जाहिर है जब एक्टन आपस में स्लाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि सार्कोमेयर भी छोटा हो जाएगा, है ना, सार्कोमेयर भी, सार्कोमेयर भी शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्टन्स। अच्छा एम लाइन, एम लाइन तो सिर्फ एक लाइन थी जो कि मायोसिन के मिड में थी, एम लाइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एम लाइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एम लाइन पर बच्चों नो इफेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एम लाइन के ऊपर। अच्छा आई बैंड, आई बैंड जो पहले यहां से लेके यहां तक था, अब चूंकि चूंकि एक्टिन अंदर चला गया, तो आई बैंड भी क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ, आई बैंड भी शॉर्ट हो जाएगा, है ना, आई बैंड भी शॉर्ट हो जाएगा। अच्छा अब ए बैंड, देखो ए बैंड में तो मायोसिन आ रहा था, ए बैंड में तो मायोसिन आ रहा था, और मायोसिन चूंकि बहुत ज्यादा मोटा है, तो इसको मूवमेंट करने में मुश्किल है, ये बेचारा अपनी जगह पे आराम से बैठा हुआ है। और ए बैंड क्या था? ए बैंड मायोसिन के ऊपर था, तो ए बैंड के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ए बैंड के ऊपर भी बच्चों कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये होती है आपकी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ये होती है आपकी क्या? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। और कुछ आखिरी आखिरी बातें, कुछ आखिरी आखिरी बातें, आपने एक क्वेश्चन देखा होगा कि भाई इतने लैक्टिक एसिड है, इतने लैक्टिक एसिड है, जरा बता दो, जरा बता दो कि इससे ग्लूकोज कितने बन रहे हैं?
है ना, इस तरह के आपने क्वेश्चंस देखे होंगे कि भाई फना फना लैक्टिक एसिड है, आप ये बता दें कि उससे ग्लूकोज, उससे एनर्जी कितनी मिल रही होगी और कितना वेस्ट हो रहा होगा, और कितना वेस्ट हो। देखो क्रॉस ब्रिज क्या होते हैं, क्रॉस ब्रिज क्या होते हैं, ये देखो, अभी देख लो, ये देखो, जो यहाँ पर जंक्शन जो बना है ना, जो यहाँ पर जो इनका रिलेशन बन रहा है, इनकी जो मुलाकात है ना, आप उसी को क्रॉस ब्रिज कह रहे होते हैं। क्रॉस ब्रिज, ये एक पुल पर मिल रहे होते हैं, ये एक पुल पर मिल रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। भाई फर्ज कर लो, फर्ज कर लो तुम्हें क्वेश्चन दिया है पीएमसी ने कि भाई आपके पास 500 लैक्टिक एसिड है, मिसाल दे रहा हूँ, आपके पास 500 लैक्टिक एसिड है, आप बता दें, आप बता दें कि इससे इससे ग्लूकोज कितने बनेंगे, इससे ग्लूकोज कितने बनेंगे, जल्दी बताओ। याद रखना, एक ग्लूकोज दो लैक्टिक एसिड बना रहा होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एक ग्लूकोज दो लैक्टिक एसिड बना रहा होता है, एक ग्लूकोज बेटा दो लैक्टिक एसिड बना रहा होता है। अब सवाल यहां पर यह है कि 500 लैक्टिक एसिड कितने ग्लूकोज बनाएंगे। बहुत सारे बच्चे लगा कर आ देंगे कि सर इसका आंसर तो 250 होगा, सर इसका आंसर 250 होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट भी आता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट भी आता है। क्या, देखो तुमने पढ़ा है वेस्ट, पढ़ा है वेस्ट, एनर्जी वेस्ट हो रही है, फटीग हो रही है, एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो याद रखो, याद रखो, लैक्टिक एसिड का हमेशा हमेशा पांचवा हिस्सा, पांच में से कोई एक हिस्सा वेस्ट होगा, वेस्ट होगा। ये बेटा 500 है, इसका एक हिस्सा क्या होगा, इसका एक हिस्सा होगा 100, बेटा ये जाके वेस्ट हो जाएगा। ये वेस्ट, ये बात अटल है, ये बात लाजिम है कि अगर हम पांच हिस्से कर दें तो एक हिस्सा लाजमी वेस्ट होगा, एक हिस्सा लाजमी वेस्ट होगा, ठीक है। अच्छा अब कितने बचे, अब बच गए हमारे पास चार हिस्से बच गए ना, चार हिस्से कितने बेटा, 400 बच गए। इसको आप कर लें, डिवाइड करें 2 से, 200 ग्लूकोज बनेंगे, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो आप सॉल्व किस तरह करेंगे, जितनी भी बड़ी वैल्यू होगी आप उसका एक हिस्सा, यानी सबसे पहले आप उसके 5 हिस्से करेंगे और उसका एक हिस्सा वेस्ट में जा रहा होगा, ठीक है, उसका एक हिस्सा बेटा वेस्ट हो रहा होगा, और उसके 4 हिस्से आप बाकी का काम उसके 4 हिस्सों पर कर रहे होंगे। मिसाल दे रहा हूँ, फर्ज कर लो अब वो कह दे कि भाई 1000 लैक्टिक एसिड है, अगर वो कह दे कि भाई अब 1000 लैक्टिक एसिड है, 1000 लैक्टिक एसिड है, अब क्या करोगे, बहुत ही आसान, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों। इसके पहले आप 5 हिस्से कर लो, कितना बनेगा, 200 200 200 200, ठीक है। यानी कि 200 तो बेटा वेस्ट हो गए, 200 तो वेस्ट हो गए, एक हिस्सा चला गया वेस्ट में, पीछे बचे 800, पीछे बचे 800, डिवाइड करो 2 से, 400 ग्लूकोज बन गए, 400 ग्लूकोज बन गए, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी एमसीक्यूज आ जाए आप उनको इस तरह ही सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है, आप उनको इस तरह ही सॉल्व कर रहे होंगे। अच्छा अब रिगर मोर्टिस क्या था, एटीपी की डेफिशिएंसी, लिंकेज का ब्रेक ना होना, या फिर परमानेंट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ये बात आप सब समझ चुके हैं। तो ये था आपके सामने पूरा का पूरा सपोर्ट एंड मूवमेंट अकॉर्डिंग टू पीएमसी सिलेबस, अकॉर्डिंग टू पीएमसी सिलेबस। अब जरा मुझे 1 मिनट दें, मैं स्क्रीन शेयर करूं एमसीक्यूज की, 20-25 एमसीक्यूज हैं जो हमें करना है इसके, ठीक है, जरा मुझे बस 1 मिनट दें। बच्चों अब आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अब आप मुझे मैसेज कर सकते हैं किसके ऊपर, किसके ऊपर, लैपटॉप के ऊपर ही, अनिल वाले आईडी पर ही आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। चलें आए जरा हम चलते हैं इसके एमसीक्यूज की तरफ। जरा मुझे पहले बताएं कि क्या सपोर्ट एंड मूवमेंट आप सबको समझ आ गया, जरा मुझे पहले बताएं कि क्या सपोर्ट एंड मूवमेंट आप सबको समझ आ गया। फिर मोहसिन क्या बोल रहे हैं, मोहसिन कह रहे हैं सर ये भूलूंगा ही नहीं। अच्छा, क्या सपोर्ट एंड मूवमेंट आप सबको समझ आ गया, जैनब को भी आ गया, और किस किस को आ गया। देखो चीजों को ना कहानियां बना बना के याद करो, ये जो आपने मायोसिन और एक्टिन वाली बात समझी है, इनकी प्रेम कहानी आपने समझी है, ये बात अगर मैं आसान अल्फाजों में करता तो आपको शायद समझ ना आती, आप भूल जाते, लेकिन अब चूंकि हमने इसके लिए एक स्टोरी बना दी तो स्टोरी आप सबको याद रहेगी। जिस तरह बच्चे जानते हैं, हमने नर्व इम्पल्स के अंदर भी ये काम किया था, हमने नर्व इम्पल्स के अंदर भी ये काम किया था।
अच्छा जी, चलें स्टार्ट कर लेते हैं। आप सबके सामने अब स्क्रीन शेयर हो रही होगी। एक मिनट जरा मुझे दीजिएगा सिर्फ। एक मिनट जी बच्चों, आप सबके सामने ना अब स्क्रीन शेयर हो रही होगी। अच्छा जी बच्चों, पहला क्वेश्चन, इट हैज रेगुलर स्ट्राइप्स, जल्दी बताओ भाई। अच्छा, मैं आंसर्स मार्क नहीं कर रहा, आप चाहें तो आप आंसर अपने पास लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं आंसर्स मार्क नहीं कर रहा क्योंकि बहुत सारे बच्चों को फिर दोबारा से प्रैक्टिस करनी होती है, तो फिर उनको बड़ी मुश्किल हो रही होती है, ठीक है। तो मैं आंसर्स मार्क नहीं कर रहा, आप आंसर अपने पास लिख लीजिएगा। तो जरा जल्दी बताओ कि भाई किसके पास जो है वो रेगुलर स्ट्राइएशन है। हमने कहा था कि स्ट्राइएशन स्मूथ मसल में एब्सेंट होगी, ठीक है। और कार्डियक में इरेगुलर थी। रेगुलर कहाँ थी वो बेटा? हमारे पास स्केलेटल मसल में था। अच्छा, एक बात और नोट कर लेना कि स्मूथ मसल ना हमारे पास सबसे ज्यादा पुराने मसल है। इट इज प्रीमेटिव मसल, बहुत ही पुराने मसल है स्मूथ मसल, ठीक है। और जो स्केलेटल मसल है दे आर मॉडर्न मसल, अभी के मसल है, ठीक है। उमैमा कह रही है सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। बेटा क्या स्क्रीन शेयर हो रही है? क्या स्क्रीन शेयर हो रही है, हाँ या नहीं? ओके जी, अगला क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल इज टू, अल्फा कह रहा है भाई टू पंप ब्लड, बीटा कह रहा है टू कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्लो हॉलो ऑर्गन्स, नहीं बेटा ये तो काम स्मूथ मसल का है। चार्ली कह रहा है टू मूव द स्केलेटन, ये काम भी जो है वो स्केलेटल मसल का है। डेल्टा कह रहा है टू पंप द लिम्फ, नोप, इसका आंसर होगा अल्फा। हार्ट का काम क्या होता है बेटा? ब्लड को सप्लाई करना ना, ब्लड की पंपिंग करना, और कार्डियक मसल उसके साथ ही जुड़े हुए हैं, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर अल्फा होगा, ठीक है। इसका आंसर बच्चों अल्फा होगा। अगला क्वेश्चन, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल इज कॉज्ड बाय, देखो वो क्वेश्चन आगे वाला, जिस क्वेश्चन को मैंने मार्क करवाया था वो क्वेश्चन आ गया। दिल की धड़कन कब तेज होती है? जब अचानक मायोसिन के सामने एक्टिन आता है ना। जब अचानक मायोसिन एक्टिन को देख लेता है पहली नजर में ही, दिल की धड़कन तेज हो जाती है अचानक, स्पॉन्टेनियस स्टिमुलाई, बिल्कुल ठीक है, अल्फा इसका आंसर होगा। द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द मसल, मैंने कहा सबसे ज्यादा प्रीमेटिव मसल कौन से हैं, जल्दी बताओ। सबसे पुराने मसल कौन से हैं? प्रीमेटिव मसल कौन से हैं? स्मूथ मसल हैं, अल्फा इसका आंसर होगा। तेज से करेंगे बेटा, नमाज के वक्त होने जा रहा है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, अनस्ट्राइब्ड स्पिंडल शेप मसल डेट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू हॉलो ऑर्गन्स, आसान सी बात है। अनस्ट्राइब हमारे पास सिर्फ एक ही है और वो है स्मूथ मसल्स, ठीक है। अनस्ट्राइब हमारे पास सिर्फ स्मूथ मसल्स हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन विच मसल इन ह्यूमन इज स्ट्राइएटेड एंड इनवॉलंटरी, देखो स्ट्राइएटेड है यानी कि कार्डियक या फिर स्केलेटल में से कोई एक है। अब वो कह रहा है इनवॉलंटरी यानी कि कार्डियक की बात कर रहा है, यानी कि कार्डियक की बात कर रहा है। मायोग्लोबिन इज द कंपोनेंट ऑफ, जल्दी मुझे बताओ हमने अभी किसका स्ट्रक्चर पढ़ा था? जल्दी मुझे बताओ हमने अभी किसका स्ट्रक्चर पढ़ा था? स्केलेटल मसल का पढ़ा था, बिल्कुल ठीक कहा। मैंने कहा था मायोग्लोबिन के सार्कोप्लाज्म के अंदर मायोग्लोबिन बहुत ज्यादा था, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्केलेटल मसल। डायमीटर ऑफ मसल फाइबर इज, अभी नोट करवाया मैंने, जल्दी बताओ। डायमीटर ऑफ मसल फाइबर इज 10 to 100 माइक्रोमीटर, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स रेस्ट ऑफ द अदर्स, ये भी पढ़ा हमने अभी, क्या एक्टिन फिलामेंट? नहीं बेटा, ये तो एंड में आता है, मायोफिलामेंट है ये तो। मसल फाइबर या मायोफिब्रिल, तो मसल फाइबर इसका आंसर होगा बेटा। मसल फाइबर के अंदर आ रहे होते हैं मायोफिब्रिल्स, और मायोफिब्रिल्स के अंदर आ रहे होते हैं मायोफिलामेंट्स, ठीक है। अगला क्या है, जनरली ईच एंड ऑफ द एंटायर मसल इज अटैच टू बोन, फना फना भाई सांसी वो कह रहा है कि भाई मसल बोन के साथ किस तरह अटैच है, किसके जरिए अटैच है? जल्दी मुझे बताओ, जल्दी बताओ। टेंडन के जरिए अटैच है, बिल्कुल ठीक कहा। अगला क्वेश्चन, सार्कोप्लाज्म ऑफ मसल डिफर्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ अदर सेल एट इट कंटेंस, भाई मैंने कहा था ग्लाइकोजन बहुत ज्यादा होगा और मायोग्लोबिन बहुत ज्यादा होगा। अल्फा देखो लाज नहीं, गलत बात है। बीटा कह रहा है हीमोग्लोबिन, नहीं। चार्ली कह रहा है अ यूनिक ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन मायोग्लोबिन, बिल्कुल ठीक बात है। मायोग्लोबिन और ग्लाइकोजन की वजह से साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म से अलग होता है। अगला कह रहा है लाइट एंड डार्क बैंड्स ऑफ मसल गिव मसल इट्स, जल्दी बताओ। स्ट्राइप्ड अपीयरेंस ना,
हमने कहा था स्ट्राइएशन है किसकी वजह से, लाइट और डार्क बेंच की वजह से। 13 क्वेश्चन, अ सार्कोमेयर इज द रीजन ऑफ अ मायोफिब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव, जल्दी बताओ, दो जेड लाइन के दरमियान का हिस्सा था ना सार्कोमेयर। इट इज मेड अप ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट्स, मायोफिलामेंट की बात कर रहा है। मायोफिलामेंट्स के अंदर बेटा एक्टिन भी आ रहा था। और अजान की बात करते हैं।